Hello guys, this is the India Reads. As you know that in previous chapter, part 1 of history class 6, chapter number 6, we have discussed the kingdoms, kings and an early republic, and today in part 2 we are going to discuss about the great and a very powerful kings known as Mahajanpadas. Yes, this is a part 2, and today we will start from Mahajanpadas. In previous part 1 we have discussed about the Janpadas. Jan means Jan, public or people, and Janpadas was the king who was having the special rights and chosen by the people and who was ruling in some particular land or a region. पिछले पार्ट 1 में हमने ये डिस्कस किया है जनपदस के बारे में, जिनमें हमने कुछ जनपदस की एग्जांपल भी दी थी, लाइक पुराना किला इन दिल्ली एंड हस्तिनापुर नियर मेरठ. And today we are going or discussed about the महाजनपद. ठीक है, तो आज हम महाजनपद के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं. Yes, and after that about 2500 years ago, some of the Janpads who created them very powerful, जिन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बना लिया था, and they were living in a, they were also having the capital cities. उनके पास उनकी राजधानियाँ भी हुआ करती थी, as well as they were having a lot of and powerful army including the chariots, elephants and foot army. तो उनके पास जो थी रथ, घोड़सवारी, हाथी और पैदल सेना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुआ करती थी. सो दे वर नाउ नोन एज महाजनपदा इन द प्लेस ऑफ जनपदा. तो अब उन लोगों को जनपदा की जगह पर महाजनपदा जो है कहा जाने लगा था. ओके, तो यहाँ पर हम लोग महाजनपदा की कुछ जो है एग्जांपल्स भी साथ में जो है करेंगे. दी one of the very famous Mahajanpada we will here discussed about, that was the Magad. Magda was the one of the important महाजनपदा तो इतिहास में जो महाजनपदा की बात करनी है तो एक एग्जांपल आपको दी है कि मगध का एक शक्तिशाली जो राज्य था, सबसे ज़्यादा वो बहुत बड़ा महाजनपद के रूप में इतिहास में जो है जाना जाता है. वी विल डिटेल स्टडी अबाउट दिस. हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, बट बिफोर दैट हम लोग ये चर्चा करेंगे कि ये जो महाजनपदा था, आखिर उसको किन किन चीज़ों की आवश्यकता थी अपने किंगडम को सेटलमेंट करने के लिए. बिकॉज एट दैट टाइम दे वर टेकिंग अ लॉट ऑफ आर्मीज, दे वर पावरफुल, दे वर हैविंग दी कैपिटल सिटीज आल्सो. जैसे कि अगर हम बात करें मगध की, तो फर्स्टली मगधा has settled the capital Rajgriha in Bihar and then shifted it to Patliputra in
पड़ेगा। तो सबसे पहले जो था, क्योंकि ये बहुत बड़े शक्तिशाली राज्य थे जो अपना राज्य स्थापित करते थे, तो सबसे पहले जो मगध राज्य था, शक्तिशाली राज्य, उन्होंने सबसे पहले जो अपनी राजधानी थी वो राजगृह को अपनी राजधानी बनाया, जो कि आजकल प्रेजेंट बिहार में हम कह सकते हैं, और फिर उसको शिफ्ट किया, तबादला करते हुए अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र में ले गए, जो कि प्रेजेंट पटना जिसको हम कह सकते हैं। ओके, so for running this so powerful kingdom and maintaining the army, because they were also now paying the permanent salary to the armies, क्योंकि ये राजा लोग अब स्थायी रूप से आर्मी रखते थे, सेना रखते थे, और उनको प्रॉपर जो थी सैलरीज दी जाती थी, so they required a lot of fund for it. Now rather than depending on the gift from the people, लोगों से जो उनको गिफ्ट मिलते थे, उपहार मिलते थे, उन पर निर्भर रहने की बजाय दे वर टेकिंग और इम्पोजिंग सम ऑफ द रेगुलर टैक्सेस। तो वो इन लोगों से, अपनी जनता से कुछ खास जो थे नियमित टैक्स लेते थे, जिनकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। रेगुलर टैक्सेस, रेगुलर टैक्सेस जिसको हम कहेंगे नियमित टैक्स। So for running the administration of kingdom smoothly at that time, the kings were imposing or taking the taxes from the people that was fixed। कुछ फिक्स और नियमित जो चार्जेस थे वो टैक्स के रूप में लिए जाते थे। तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले एग्रीकल्चर टैक्स, 1/6 ऑफ टोटल प्रोड्यूस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, बिकॉज एट दैट टाइम एग्रीकल्चर वाज द मेन बिजनेस और प्रोफेशन और फार्मिंग। उस समय मेन जो मुख्य पेशा था वो था एग्रीकल्चर या फार्मिंग, कृषि या खेती बाड़ी। एंड often people were paying taxes to the king the 1/6 part of the total produce of whatever they were producing। जो भी चीज़ वो फसल जो भी पैदा कर रहे थे, उस फसल का जितना 6वां हिस्सा 1/6 पार्ट जो था वो राजा को उसके टैक्स के रूप में पे किया जाता था। जो उसकी इनकम पैकर जो था, वी कैन से दैट इट वाज द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ किंग एट दैट टाइम। एज वेल एज अ वीवर, सपोज कोई आर्ट क्राफ्ट का काम है, कोई आर्टिशन है और वीवर है, अ वीवर हैज टू वर्क for a day during month in the court of king as tax। तो अगर कोई वीवर है, कोई वीव करने वाला, बुनने वाला है, तो वो भी उस समय, क्योंकि उसके पास सिर्फ बुनने की एक कला है, उसके पास कोई और खेती बाड़ी या कोई और ऑक्यूपेशन नहीं, तो वो उस समय क्या करता था कि एक महीने में एक दिन उसको राजा के दरबार में पूरा दिन काम करना पड़ता था, बिना किसी पगार के, बिना सैलरी के, एक टैक्स के रूप में। तो एक ये टैक्स था। इसके अलावा जो लोग हाइडर्स थे, जो पशुपालन का काम करते थे, हाइडर्स हैव टू give animal or animal produce in the form of tax। तो इसके अलावा हम कह सकते हैं ट्रेडर्स और exchanging things
और there was tax on buying or selling things। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे हार्डर जो थे उस समय, जो पशुओं को हार्ड करके रखते थे, उनको पालतू बना के रखते थे अपने पास, उनको भी क्या है राजा को गिफ्ट देना पड़ता था उपहार के रूप में किसी जानवर को, या एनिमल प्रोड्यूस, या जानवर से जो चीज़ प्रोड्यूस होती है, जैसे वी कैन ऑब्टेन वूल फ्रॉम द शिप, मिल्क एंड बटर फ्रॉम काउ और अ गोट। तो इस तरह से चीज़ें जो थी वो टैक्स के रूप में देनी पड़ती थी। इसी तरह जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी लोग थे, और एक्सचेंजिंग थिंग्स, जो चीज़ों की अदला बदली होती थी, जिसको हम लोग बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम मीन्स द एक्सचेंजिंग थिंग्स विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान करना, दिस इज बार्टर सिस्टम। तो उस पर भी, और चीज़ों के जो हम बाइंग और सेलिंग, खरीदने और बेचने पर चीज़ों के, ये भी जो है टैक्स के रूप में है, ये राजा को जो है पे उस समय करना पड़ता था। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट चेंजेस इन एग्रीकल्चर। चेंजेस इन एग्रीकल्चर, तो यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कृषि में बदलाव। कृषि में या खेती बाड़ी में जो थे किस प्रकार उस समय बदलाव आ गए थे। एट दैट टाइम मोस्टली देयर वाज द यूजिंग ऑफ आयरन प्लाउशेयर। Iron plowshares were used in the place of wood। तो उस समय जो थे लकड़ी की बजाय जो लोहे के हल जो थे यूज होने शुरू हो गए थे, बिकॉज एट दैट टाइम आयरन ओवर वाज इजीली अवेलेबल। उस समय जो लोहा था, कच्चा लोहा आसानी से उपलब्ध था, एंड द आयरन वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सॉलिड थिंग। ये बड़ी महत्वपूर्ण और सॉलिड चीज थी, दैट कैन टर्न द सॉइल वेरी इजीली एंड इट कैन प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ क्रॉप्स, जिससे मिट्टी को बहुत आसानी से ढाला और मरोड़ा जा सकता था, उसको सेटल किया जा सकता था, जिससे कि फसलों का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एज वेल एज पीपल हैव स्टार्टेड द ट्रांसप्लांटिंग। इसके अलावा लोगों ने ट्रांसप्लांटिंग, स्थानांतरण करना सीख लिया था, एक पौधे को वैसे ही रूट्स से लेकर किसी दूसरी जगह पर जो है सेटल कर देना, दैट इज अ ट्रांसप्लांटिंग। एज वेल एज दे हैव learned some new techniques of agriculture, and they were using some fertilizers and new seeds, high variety yielding seeds, which were giving a lot of crops or producing more and more। तो उससे किसानों को बहुत ज़्यादा जो था लाभ हो रहा था। तो इस तरह से एग्रीकल्चर में जो थे उस समय जो था बदलाव आ रहा था। ओके, तो अभी हम थोड़ा सा मगध के बारे में चर्चा करेंगे। मगध, the महाजनपद। About 200 years Magadha was known as powerful kingdom beside Ganga and some
तो लगभग जैसे हमने चर्चा की थी महाजनपदा की, तो कुछ जो जनपद थे उन्होंने अपने आप को जैसे शक्तिशाली बना लिया था, और लोगों ने अपने आप को इस तरह शक्तिशाली बनाया कि वो जनपदा से महाजनपद कहलाने लगे। और उसमें हमने ये भी चर्चा की थी कि एट दैट टाइम मगध वाज द मोस्ट पावरफुल महाजनपदा। और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि फर्स्टली दे आर हैविंग द कैपिटल सिटी ऑफ राजगृह इन बिहार, एंड आफ्टर दैट दे हैव शिफ्टेड द कैपिटल पाटलिपुत्र इन पटना। और बाद में उन्होंने अपनी राजधानी जो थी पाटलिपुत्र बना ली थी पटना में। और 200 की ईस्वी के साल के आसपास मगधा जो था वो उस समय का एक शक्तिशाली राज्य था, गंगा और उसकी कुछ और सहायक नदियाँ के आसपास। तो दिस रीजन वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड वाटर सोर्सेज ऑल्सो। तो वहाँ पर वाटर सोर्सेज भी उपलब्ध थे, ट्रांसपोर्टेशन भी इजी था, एज वेल एज इट वाज आल्सो ए फॉरेस्टेड एरिया। It was also a forested area. Elephants as well as iron ore was easily available. तो ये एक फॉरेस्टेड एरिया था, यानी कि एक वन वाला क्षेत्र था जहाँ पर मोस्टली जो थे फॉरेस्ट पाए जाते थे। और फॉरेस्ट पाए जाने के कारण देयर वर अ लॉट ऑफ एलिफेंट्स दैट कैन इजीली बी फाउंड एंड कैन बी कैप्चर्ड एंड ट्रेन्ड फॉर द पर्पस ऑफ आर्मी। तो उस समय जो युद्ध होते थे, तो युद्धों के लिहाज से जो हाथी बड़े उपयोगी थे, जिनको आर्मी में युद्ध कला में माहिर करके यूज़ किया जाता था। दैट वाज द मेन थिंग फॉर द सक्सेस ऑफ दिस powerful kingdom of Magad, as well as the iron ore was easily available. Wood was also available due to the forest, that wood or timber can be used to make houses as well as the chariots. तो उस समय जो टिम्बर वहाँ से फॉरेस्ट से मिलती थी लकड़ी, तो उसको घर बनाने के लिए या फिर रथ बनाने के लिए यूज़ कर सकते थे, क्योंकि उस समय हाथियों और रथों का युद्धों में विशेष महत्व था। इसके अलावा आयरन और वाज इजीली अवेलेबल, कच्चा लोहा जो है वहाँ पर आसानी से उपलब्ध था। एंड दैट आयरन कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग सम इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर टूल्स एज वेल एज फॉर दी वेपन्स दैट कैन बी यूज्ड इन दी वार्स। तो उस समय ये जो लोहा मिलता था, कच्चा लोहा, उससे लोहा तैयार करके कृषि के लिए कुछ औजार बनाए जा सकते थे। साथ ही साथ युद्ध में प्रयोग करने के लिए हथियार भी जो थे बनाए जा सकते थे। तो ये एक शक्तिशाली किंगडम था जिसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। सम ग्रेट रूलर्स, सम ग्रेट रूलर्स ऑफ मगध। मगध के कुछ महान शासक। तो मगध के कुछ ऐसे महान शासक हुए हैं दैट कैन बी ऑलवेज स्टोर्ड इन द बुक्स ऑफ द हिस्ट्री, जिनका नाम जो है इतिहास में हमेशा के लिए स्टेबल हो गया, अमर हो गया, जिनका हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। बिंबिसार, अजातशत्रु, ग्रेट अशोका। So they were some of the powerful kings and they are well known today in the history. There were Bimbisar, Ajatashatru, great Ashoka. इसके अलावा एक महापद्म नंदा का नाम भी आप ले सकते हैं। तो ये सारे जो थे मगध के बहुत ही शक्तिशाली सम्राट थे, who have extended the empire, the Magad empire even into the Central Asia, जाने मध्य एशिया तक जो था
इसका विस्तार जो था इस राज्य का कर दिया था। ओके, इसमें बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंदा आ गए एंड ग्रेट शोका। शोका इज वेल नाउन, ही वाज द ग्रेट डिसिपल ऑफ बुद्धिज्म और द बुद्धा, and also he do some of the practices for spreading the religion of Buddhism. He also sent his son Mahendra and daughter Sanghmitra in Sri Lanka for spreading the Buddhism. तो अशोक जो था उसने ना सिर्फ राज्य का विस्तार किया, एक महान शक्तिशाली राजा था, but after the war of Kalinga he has adopted the Buddhism. He became one of the most disciple of Buddhism. कलिंगा के विनाशकारी युद्ध के बाद वो जो था बुद्ध धर्म को उसने अपना लिया था और उसके बाद उसने बुद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा जो था प्रचार और प्रसार किया था। ओके, और इसी बीच हम एक चीज़ और जो है एक टर्म जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, अबाउट 2300 years ago, Great Alexander, ruler from Macedonia, Europe. There was the great person, the great ruler around about 2300 years ago, the great Alexander, that is the ruler from the Macedonia of Europe. यूरोप का के मकदूनिया से सबसे महान और शक्तिशाली अलेक्जेंडर, जिसको सिकंदर महान के नाम से जाना जाता है, he wanted to conquer the whole world at that time. वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था, but he could not do that. वो ऐसा नहीं कर पाया, but he was a succeed to conquer the boundaries for area of Egypt and Western Asia. तो उसने इजिप्ट जो था मिस्र देश और उससे आगे बढ़ते हुए पश्चिमी एशिया पर अपना पूरा जो था अपना कब्जा कर लिया था, अपना प्रभाव बना लिया था। एंड आफ्टर दैट व्हेन ही वाज मार्चिंग टुवर्ड इंडिया थ्रू द रिवर ब्यास, through river Byas, he was marching towards India. तो वो भारत पर भी अपना राज करना चाहता था, भारत को के ऊपर अपना कब्जा करना चाहता था। तो उस समय जब उसने इजिप्ट, मिस्र देश और पश्चिमी एशिया पर जीत प्राप्त करने के बाद जब वो आगे बढ़ा, ब्यास नदी को मार्च करते हुए आगे बढ़ते हुए, then the army of the Alexander refused to do so. तो उसकी जो सेना थी उसने ये करने से मना कर दिया, because they have listened that the kings of the India were very powerful, कि जो राजे थे वहाँ के वो बड़े ज़्यादा शक्तिशाली थे। They were having the fortifieds, उनके पास किले बने हुए थे, that were built of the wooden, stone और bricks, जो लकड़ी के या पत्थरों के या ईंटों के बने होते थे। एंड दे वर वेरी प्रोटेक्टिव, दे वर हैविंग द ह्यूज आर्मी। सो वो घबरा गए इस स्थिति को देखकर और उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया। और ये अराउंड बात है, मैं आपको यहाँ पर एक डेट रिमाइंड करवा दूँ। अलेक्जेंडर यहाँ पे Alexander attacked on Indian regions in 326 BC. ये लगभग अगर हम डेट की बात करें तो 326 BC बिफोर क्रिश्चियन, बिफोर द बर्थ ऑफ द लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। तो जीसस क्रिस्ट के जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं वो आपको मैंने पहले भी बताया था कि उस समय जो डेट थी वो पीछे को बैकवर्ड चल रही थी, तो बैक अकाउंटिंग चल रही थी बिफोर क्रिश्चियन।
326 BC में उसने हमला किया था भारतीय क्षेत्र पर, एंड he was died in 323 BC। और भारत में ही वो अपने देश वापस नहीं पहुंच पाया, और यहाँ पर ही जब वो ब्यास नदी के आसपास के इलाके में था तो ही फेल इन, वो बीमार पड़ गया, एंड ही डाइड इन 323 BC, बट ही वाज अ ग्रेट रूलर, ओके, एंड ग्रेट एंड एस्पिरेट रूलर। वो बड़ा महत्वाकांक्षी और महान शासक था, और 323 में जो थी उसकी मौत हो गई थी। आगे हम तो लास्ट पॉइंट है इसका जो है चर्चा करेंगे, दैट इज गन और संघ। गन संघ, गन और संघ, दैट इज अ वेरी important word. Gun means group of many members, and Sangh means an association. At that time there were many guns and sanghas. Guns and sanghas were famous at that time. उस समय बहुत सारे जो guns थे और संघ थे वो famous थे। Gun जैसे कि group of many members, at that time they were the ruling party or a group known as the gun. At that time millions of the people were ruling at the same time on one region. They were known as gun and संघ, here was their association. उनकी एक संघ बनी होती थी, उनका एक समूह बना होता था। एंड बोथ दी महात्मा बुद्ध एंड महावीर बिलोंग टू गण और संघ। तो जो हमने महात्मा बुद्ध जो कि बुद्ध धर्म के फाउंडर थे, संस्थापक थे, और स्वामी महावीर जो जैन धर्म के मुख्य अनुयायी माने जाते हैं, वो भी गण और संघ से संबंधित थे। एंड वी कैन रीड अबाउट मोर अबाउट दीज थिंग्स, अबाउट गन्स एंड संघ्स। अगर हम इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो देन वी कैन गेन नॉलेज फ्रॉम दी बुद्धिस्ट और जैनिस्ट लिटरेचर और बुक्स। तो हम जो महात्मा बुद्ध या महावीर की किताबें हैं उनके साहित्य से, जो पाली भाषा में भी हैं, उनसे हम लोग जो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनमें जो है वी कैन आल्सो इंक्लूड दी बुक्स ऑफ त्रिपिटक्स। दिस इज आल्सो नोन एज त्रिपिटक्स। ट्री इज थ्री, baskets of knowledge। तो त्रिपिटक्स क्या है? तीन इनकी जो फेमस बुक्स है बुद्धिज्म की, वहां पर हम ये सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। त्रि मीन्स मतलब थ्री यानी कि तीन, पिटक्स मीन्स बास्केट्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान का भंडार। तो इनके नाम थे विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन से, उनकी शिक्षाओं से या उनके गण और संघ के बारे में सारी जानकारी हमें मिलती है। और इसलिए ये भी पता चलता है कि जो भी व्यक्ति, द पर्सन हु वांटेड टू अडॉप्ट अ बुद्धिज्म, जो बुद्धिज्म को अडॉप्ट करना चाहता था, तो उसके लिए बुद्ध धर्म में जाने से पहले वो कुछ नियम थे, ही हैज टू फॉलो दी सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो उसको कुछ फर्ज निभाने पड़ते थे। तो सबसे पहले वो नंगे पांव हो जाता था, अपना सर जो था बेल्ट कर लेता था, गंजा कर लेता था, बाल मुंडवा लेता था, और सैफरन कलर के केसरी कपड़े पहनता था, हाथ में एक जो है पानी का लोटा पकड़ता था। और जब वो किसी मठ पर जाता था, किसी भिक्षु एज ए भिक्षु बनकर, तो सबसे पहले वो जाकर बोलता था कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं धर्म की शरण में जाता हूँ, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। यानी कि बुद्ध की शरण में भी जा रहा है,
संघ की शरण में जा रहा है, धर्म की शरण में जा रहा है। ये संघ और गण वही उसी से संबंधित है जो महात्मा बुद्ध का एक संघ बना हुआ था, समूह बना हुआ था, जिनमें उनके कुछ पर्टिकुलर नियम थे। एंड एट दैट टाइम दी महाजनपदास और वेरी ग्रेट किंग्स who wanted to conquer over these ganas or sons long time lasted। तो काफी लंबे समय तक जो थे उस समय शक्तिशाली राजा जब महाजनपद जो थे वो इन सन्स और गण पर अपना अधिकार जो था करना चाहते थे। और अबाउट 1500 years ago, अब हम इस पे चर्चा करेंगे, अबाउट 1500 years ago Gupta gets succeeded to conquer guns or sons। तो इसको हम लोग गुप्ता पीरियड, तो लगभग 1500 साल पहले के आसपास जो गुप्ता जो थे, गुप्त साम्राज्य स्थापित हुआ था। जो गुप्त राजा थे उनको सफलता मिली थी, इन गन्स और संस पर उन्होंने अपना अधिकार जो था बढ़ाया था, वो तो उनका राज्य स्थापित हो गया था। और उनका आगे जो काल है वो गुप्ता पीरियड के नाम से जाना जाएगा। ओके, एंड वी विल स्टडी about the Gupta period in our next chapters। So thank you very much, and if you have liked our channel, if you are taking and gaining a knowledge, so please like, share and subscribe our channel। Thank you very much।